Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to tell you that how to score good marks in exams. हमें एग्ज़ाम्स में गुड मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं. अभी हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, +2 के हमारे CBSE के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, साथ ही CA स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं. तो ये वीडियो हमारी किस चीज़ के रिगार्डिंग है कि हाउ टू स्कोर गुड इन एग्ज़ाम्स. तो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, वो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. कौन कौन से? थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल. ठीक है, तो हमारे कौन से दो तरह के होते हैं? थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल. तो थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स में क्या होता है? थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? दैट इज़ प्रेजेंटेशन. हमारे थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि प्रेजेंटेशन, कि हम अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स. अब क्या होता है, आप सबने देखा होगा कि हमें पता होता है कि हमारे आसपास के बच्चे हैं, हमारे फ्रेंड्स, कि वो पढ़ाई में कैसे हैं. अब किसी को कोई कंसेप्ट है वो क्लियर ही नहीं होता, बट स्टिल क्या कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में उसके मार्क्स हमसे अच्छे आ जाते हैं. हम सोचते हैं कि हाँ यार, उसको तो ये टॉपिक आता ही नहीं था, वो तो क्लियर ही नहीं था, बट पता नहीं यार उसके एग्ज़ाम में इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए. तो उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है प्रेजेंटेशन. हो सकता है उस बच्चे ने प्रेजेंटेशन अच्छी की हो एग्ज़ाम में, उसका जो अपने आंसर को, सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा हो. तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, गुड प्रेजेंटेशन. तो जो गुड प्रेजेंटेशन होता है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड होती है? नंबर 1, गुड हैंड राइटिंग. सबसे पहले क्या कि हमारी हैंड राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए. अब आप बोलोगे कि मैम अब एक दिन में हम अपनी हैंड राइटिंग कैसे अच्छी करें. अब हैंड राइटिंग तो हमारी जैसी है वैसी ही रहेगी ना. हम हैंड राइटिंग को तो एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, अभी हमारे पास इतना कम टाइम नहीं है. अब जो बचपन की आदत है, अब 1 मिनट में तो वो नहीं ठीक होएगी ना. तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखना है. स्पीड कंट्रोल, ठीक है. हमें अपना टाइम के अकॉर्डिंग चलना है, हमें अपना एग्ज़ाम एक विद इन टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट करना है, बट फिर भी हमें बहुत फास्ट नहीं भागना, हमें फटाफट नहीं लिखना. क्योंकि आप आपकी जो राइटिंग की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, आपकी राइटिंग की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, आपकी राइटिंग की क्वालिटी उतनी ही कम होती जाएगी. जितनी स्पीड क्वालिटी उतनी कम, क्योंकि आप फास्ट लिखोगे तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो और भी, मतलब जैसी आपकी हैंड राइटिंग है वो उसकी क्वालिटी और भी ज़्यादा डाउन होती रहेगी. तो हमें क्या करना है? अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखना है. हमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर नहीं जाना, स्पीड को अपनी फास्ट नहीं रखना. नंबर 2, हमें किस चीज़ पर फोकस करना है? क्वालिटी पर, नॉट क्वांटिटी पर. ठीक है, हमें अपनी हैंड राइटिंग में क्या करना है? हमें ये नहीं लिखना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है. हाँ भाई, थियोरेटिकल एग्ज़ाम है, थियोरेटिकल एग्ज़ाम में हम जितने ज़्यादा पेज भरेंगे उतने ज़्यादा हमें मार्क्स मिलेंगे. नो, बिल्कुल भी नहीं. वी हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी. हम जो लिख रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, वो हमारे क्वेश्चन से रेलिवेंट होना चाहिए, हमारा जो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसके रेलिवेंट होना चाहिए. हमें उसको बस भरना नहीं है कि पेज भरते रहो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एंड नेक्स्ट पॉइंट कि आर कंटेंट शुड बी क्लियर. हमारा जो हम कंटेंट लिख रहे हैं एग्ज़ाम में, जो भी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, हम जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, वो एग्जामिनर की समझ में आना चाहिए. अगर हमारा कंटेंट ही क्लियर नहीं होगा, हमारा कंटेंट ही एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा, तो वो मार्क्स कैसे देगा मार्क्स. उसको कंटेंट समझ में आना चाहिए. तो सबसे बड़ी बात क्या है? अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखो, जो लिख रहे हो उसकी क्वालिटी पर फोकस करो, क्वांटिटी पर नहीं. और जो हमारा कंटेंट होता है उसको क्लियरली लिखो, उसको प्रेजेंटेबल रखो, उसको इस तरह से लिखो कि एग्जामिनर की समझ में आ जाए. कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, अब कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट 1 को ऐसे लिखते हैं तो 2 को उन्होंने ऐसे लिख दिया. तो कई बार क्या होता है कि 1 और 2 सिमिलर लगते हैं, पता ही नहीं चलता कि 1 लिखा है कि 2 लिखा है. तो एग्जामिनर तो भाई उसको अपने हिसाब से समझेगा. उसको तो अगर ये 2 नज़र आ रहा है तो वो तो उसको 2 समझ के उसको रॉन्ग कर देगा. आपको लिखना 1 था, लिख दिया 2. तो इसलिए आपको जो भी लिखना है सोच समझ कर लिखना है और नीट एंड क्लीन लिखना है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए. अगर आपका कंटेंट क्लियर नहीं होगा, ढंग से समझ नहीं आएगा, तो एग्जामिनर उसके मार्क्स नहीं दे पाएगा. अब उसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. अब जैसे अगर हम ढाबे में जाते हैं तो क्या होता है, हमने कोई खाना ऑर्डर किया, सपोज हमने दाल फ्राई ऑर्डर की, तो कितने की मिल जाएगी? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 रुपीज़ की. बट अगर आप सेम दाल फ्राई किसी होटल में जाकर ऑर्डर करते हैं, किसी अच्छे होटल में जाकर ऑर्डर करते हैं,
तो उस दाल फ्राई का मिनिमम टू मिनिमम रेट भी 200, 300, 250 ऐसे होगा। क्यों होगा? क्या फ़र्क है? दाल तो सेम है और ऑलमोस्ट टेस्ट भी सेम होता है, बट जो डिफरेंस होता है वो किस चीज़ का होता है? प्रेजेंटेशन का। आप होटल में जा रहे हो, आपको डाइनिंग जो है वो अच्छा मिल रहा है और आपके सामने जो क्रॉकरी सेट रखा गया है सुंदर है, और उसमें जो दाल सर्व की गई है उसको अच्छे से गार्निश किया गया है धनिया से और क्रीम से, और उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ढाबे वाली दाल से मच 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 बेटर है, और इसीलिए आप होटल वाली दाल फ्राई खाना ज़्यादा पसंद करते हो रादर देन ढाबे वाली दाल। टेस्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर करता ही करता है। अगर टेस्ट ही अच्छा नहीं होगा तो आप वहाँ जाओगे ही नहीं। इन द सेम वे अगर आपका कंटेंट ही ठीक नहीं होगा तो फिर तो आपको मार्क्स मिल ही नहीं पाएंगे। बट अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी तो एग्जामिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने की कोशिश करेगा। उसके माइंड पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ ये स्टूडेंट है, इसके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है, इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, तो वो अपनी तरफ से एक लिबरल मार्किंग करने की कोशिश करेगा। सो ट्राई टू मेक योर प्रेजेंटेशन गुड एज पॉसिबल। नंबर 2, तो यहाँ तो हमने बात की हैंड राइटिंग की। तो अब क्या है, अब उसके बाद हमें क्या करना है? हमें अपने आंसर को पॉइंट वाइज ब्रेक करना है। हमें अपने आंसर को उतना ज़्यादा हो सके उसको पॉइंट्स में ब्रेक करना है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? हेडिंग्स। जैसे क्या होता है, हमसे पूछाएगी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग के फीचर क्या होते हैं या अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना है कि अपनी जो हेडिंग्स होती है उन हेडिंग्स बनानी है। हम जितनी ज़्यादा हेडिंग्स बनाएंगे तो जितनी हमारी हेडिंग्स अच्छी होंगी, ठीक होंगी, उतने ज़्यादा हमें मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि अगर हमारी हेडिंग ठीक होगी तो अंदर का जो मैटर है जो वो भी एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से 90% ठीक ही होगा। वी हैव टू फोकस ऑन कीवर्ड्स, हमें कीवर्ड्स पर फोकस करना है। हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके लिए जो मेन कीवर्ड्स होते हैं हमें उन पर फोकस करना है। जितना फोकस हम कीवर्ड्स पर करेंगे उतने ज़्यादा हमें मार्क्स मिलेंगे। और जो हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, जो हमारी हेडिंग्स होती हैं, हमें उनको अंडरलाइन करना है ताकि वो एग्जामिनर को दूर से दिखे। अगर स्टूडेंट्स ने अंडरलाइन ढंग से कर रखा होगा, हेडिंग्स को अच्छे से अंडरलाइन कर रखा होगा, तो वो एग्जामिनर को दूर से ही दिख जाएंगी, और एग्जामिनर अगर वो ठीक होंगी तो फिर आपको उसके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और कई बार क्या होता है, जैसे कि हमें पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये अकाउंट्स को क्लासीफाई करो, अकाउंट्स के टाइप बताओ। तो जितना पॉसिबल हो सके ट्राई टू मेक डायग्राम्स लाइक चार्ट लाइक दिस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फिर अगर उसके सब पार्ट्स हैं तो फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, A, B, C। क्योंकि जितने ज़्यादा आप चार्ट बनाओगे तो आपको यहीं पर मार्क्स मिल जाएंगे। और नंबर 2, अभी यहाँ तो हमने बात की थ्योरेटिकल एग्जाम्स की, तो और हमारे कौन से एग्जाम्स होते हैं? प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे कि अकाउंट्स, इनकम टैक्स। तो ये जो हमारे एग्जाम्स होते हैं दैट आर कॉल्ड प्रैक्टिकल एग्जाम्स। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में हमारा क्या वर्क करता है? स्मार्ट वर्क। हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। थ्योरेटिकल एग्जाम्स में तो आपको कंटेंट पर फोकस करना है, अपनी हैंड राइटिंग पर फोकस करना है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आपने वर्क तो करना है बट स्मार्टली करना है। कैसे करना है? आप जो भी समझा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके वर्किंग नोट्स बनाओ, मेक वर्किंग नोट्स। हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग नोट्स बनाने हैं। कई बार क्या होता है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें वो पूछने का रीज़न क्या होता है, स्टूडेंट्स को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, और वो कैसे पता चलेगा? वर्किंग नोट्स से। समटाइम्स क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशंस हैं वो रॉन्ग हो सकती है। क्या हुआ, हमने अमाउंट गलत कैलकुलेट कर दिया, हमने फॉर्मूला तो ठीक लगा दिया बट हमने अमाउंट गलत कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर अगर आपका फॉर्मूला ठीक होगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट अगर आपका फॉर्मूला ही गलत होगा तो चाहे आपके अमाउंट ठीक हो फिर भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना है? वर्किंग नोट्स मेंटेन करने हैं। जो हमें अपने फॉर्मूलाज हैं
उनको यूज़ करना है। अगर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे, तो एग्जामिनर हमें ज़्यादा मार्क्स देगा, क्योंकि अगर हमारा फॉर्मूला ठीक होगा तो मतलब कि हमारे स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट तो ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स अगर हों तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ करने हैं, और हमें फॉर्मूला जो है उनके वर्किंग नोट्स बनाने हैं, और हमें क्या करना है, स्टेप वाइज सॉल्यूशन करने हैं। हमने अपने क्वेश्चन को, अपने सॉल्यूशन को स्टेप वाइज बनाना है। स्टेप वाइज कैसे, सपोज करो कि हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। हमें जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए हमारे क्वेश्चन में है मेक जर्नल, ट्रांजैक्शंस दी हैं क्वेश्चन में 10। अगर हमें 10 में से 4 आती हैं तो 4 को सॉल्व करो, 4 ट्रांजेक्शन्स करके दिखाओ। अगर आपको 1 और 2 आती है, 3 नहीं आती, 4th आती है, 5th नहीं आती, 6th आती है, 7th 8th नहीं आती, तो कोई बात नहीं, आपको जितनी आती है आप उतनी ट्रांजेक्शन सॉल्व करो। प्रैक्टिकल एग्जाम्स का मतलब ही ये होता है कि आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करना है। तो आपको जितनी ट्रांजेक्शन्स आती हैं आप उनका करेक्ट ट्रीटमेंट करो। आप ये मत समझो कि यार ये तो 10 ट्रांजेक्शन्स है, मेरे को तो इसमें से सिर्फ 3 या 4 ट्रांजेक्शन्स का ट्रीटमेंट आता है, बाकी का तो नहीं आता, तो मैं क्या करूं। जो आता है वो करो, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो छोड़ दो। अगर आता है, थोड़ा भी आता है अगर, तो उसे ज़रूर लिखो। ये मत सोचो कि ये गलत है। अगर आपको ज़रा भी आइडिया है तो आप उसको सॉल्व करो ही करो, आप उसे बीच में मत छोड़ो। क्योंकि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो मार्किंग होती है वो स्टेप वाइज होती है। उसमें क्या होता है, अब अगर आपके पास 10 ट्रांजैक्शन है तो उसमें से हर एक ट्रांजैक्शन के अलग अलग मार्क्स हों। अगर आपका टोटल आंसर का टोटल जो हमारा लास्ट में, अब जहाँ पर कैलकुलेशन मैटर करती है, जैसे हमें कैलकुलेशन ऑफ एसेट और लायबिलिटीज करनी है, अगर हमारा बाद में वहाँ टोटल गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। क्यों कोई इशू नहीं है? क्योंकि बिकॉज अगर आपने ऊपर ठीक किया है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, आपने जो गलत किया है उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, बट जो आपने ठीक किया है उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। जो आपने करेक्ट किया है उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमें जो आता है उसका वर्किंग नोट्स बनाने हैं, हमें अपने फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, हमें हर एक चीज़ बतानी है कि हमने किस चीज़ को किस तरह से कैलकुलेट किया। हमें क्वेश्चन में कुछ पूछा था तो हमने उस चीज़ को कैलकुलेट कैसे किया। तो जो कैलकुलेशन का आपका फॉर्मूला है वो आपको वहाँ लिखना है, और आपको स्टेप वाइज सॉल्यूशन करना है। अगर आपको नहीं आता तो छोड़ दो, जितना आता है उतना करो। 2 क्वेश्चंस होते हैं, वी हैव 2 क्वेश्चंस इन एग्जाम्स, ठीक है। और उनके बीच में क्या होता है, ऑप्शन होता है, ऑप्शनल होता है। फर्स्ट क्वेश्चन सपोज करो कि थ्योरी का है और सेकंड क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का। हमें दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है, ठीक है। डू दिस थ्योरी 1 और डू दिस प्रैक्टिकल 1। तो अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ठीक आता है, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप वो ही करो, अटैम्प्ट करो। बट अगर आपको वो नहीं आता और आप सोचो कि हाँ मैं तुक्का मार के कुछ भी लिख दूंगा, तो नो, ऐसा मत करो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन का कुछ पार्ट भी आता है तो आप अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करो, क्योंकि हो सकता है जो आपने थोड़ा सा अटैम्प्ट किया हो वो आपका ठीक हो, और अगर वो आपका ठीक होगा तो आपको उतने के मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे तो ये थोड़ा सा आता है, अगर मैं ये करूँगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, मुझे तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इससे अच्छा थ्योरी वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ, थ्योरी वाले क्वेश्चन तो तुक्का मार के कर ही दूंगा, मार्क्स आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये करो, नहीं तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा भी पार्ट आता है तो आप वहीं जाओ। And last but not least, we have to attempt all the parts of the questions together at one place. हमें क्या करना है, हमारा कोई क्वेश्चन है, सपोज कि क्वेश्चन नंबर 1, उसके 5 पार्ट्स हैं, A B C D and E। हमें कोशिश करनी है कि इसके सभी पार्ट्स हम एक ही जगह पर अटैम्प्ट करें। हर एक क्वेश्चन का सपोज 2 मार्क्स ईच हैं, हमें A भी आता है, B भी आता है, C भी आता है, D नहीं आता, E नहीं आता। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम उसको D को बाद में अटैम्प्ट कर लेंगे, बाद में कभी
टाइम मिलेगा पूरा पेपर अटैम्प्ट करने के बाद तो हम कर लेंगे, तो कर लेना, कोई इशू नहीं है। बट ट्राई टू लीव स्पेस, उसका स्पेस छोड़ दो, ABC कर लो और उसके बाद स्पेस छोड़ दो, सो दैट बाद में जब आपको पेपर करते करते याद आ जाए या आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अगर आपको अटैम्प्ट करना हो तो आप यहाँ कर पाओ। उससे क्या होगा, उससे जब एग्जामिनर पेपर चेक करेगा तो उसे सभी के सभी पार्ट्स एक ही जगह दिख जाएंगे, तो वो उसके मार्क्स वहीं कलेक्टिवली मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 के वहीं दे देगा। अदरवाइज क्या होगा कि हो सकता है कि आपने ABC यहाँ किया है और D और E अलग पेज पर किया है, तो हो सकता है कि जो D और E है वो आपके और आंसर्स के साथ मिक्सअप हो जाए और एग्जामिनर को ना दिखे, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसीलिए ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन टुगेदर एट वन प्लेस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।